भारतीय राज्य में आइए अब शुरू करते हैं इसका अगला अध्याय, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना है और विधिक स्वरूप की ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाली व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, किंतु वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न ही सरकारी सेवक। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में यह बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार महान्यायवादी को उसके पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसे संबोधित कर सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है। और आइए एक नजर भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की मासिक वेतन पर। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। वहीं भारत का उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए मासिक आय प्राप्त करता है। राज्यपाल को 3,50,000 रुपए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2,50,000 रुपए और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी 2,50,000 रुपए मासिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए आज शुरुआत करते हैं अगले अध्याय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली अर्थात संघ और राज्य दोनों स्तरों का नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, किंतु इसे अपनी रीति अर्थात साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर ही संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह केंद्र सरकार की लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार की लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। आइए अब समझते हैं भारत की संचित निधि को। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है।
संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार से हैं। पहला, राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति की वेतन एवं भत्ते। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता और पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। और चौथा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि। आकस्मिकता निधि। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधान मंडल को भारत की राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। इस निधि का गठन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए आरंभ करते हैं अध्याय राज्य की कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आइए अब समझते हैं इन्हें संक्षेप में। राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यह बात अनुच्छेद 153 में कही गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया। राज्यपाल की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। शर्तें: अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। पहला, राज्यपाल को संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह बात अनुच्छेद 156(1) में कही गई है। वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। वेतन। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति की आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था है। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक पद की व्यवस्था है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य। आइए सबसे पहले समझते हैं उसकी कार्यकारी शक्तियों को। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। यहाँ यह जानना प्रासंगिक है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकता। इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।
राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या की 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। और आइए अब समझते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों को। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। वह विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करने पर एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है। यह बात अनुच्छेद 333 में कही गई है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। और आइए अब समझते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों को। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल मृत्यु दंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। और आइए अब समझते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों को। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाता। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है और यह बात अनुच्छेद 202 में कही गई है। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से ले सकता है। वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। और आइए अंत में समझते हैं राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों को। जब राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन अर्थात अनुच्छेद 356 लागू करने का परामर्श देता है। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलवाता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब कभी किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी
कार्य की जानकारी राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी होता है।